चलिए बेटा, बेटे सभी ध्यान दीजिए। हमारे पास जो है त्रिकोणमिति में त्रिभुज चल रहा है और त्रिभुज का अगला पॉइंट कौन सा स्टार्ट किया था हमने? सर्वांग क्षमता। ठीक है, सर्वांग क्षमता क्या होता है बेटा? सर्वांग क्षमता का मतलब है दो त्रिभुजों के सभी अंग समान होना। ठीक है, और सभी अंग समान होने के लिए हमें उसके कम से कम तीन जो भाग है, तीन अंग है, उनको अगर हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये तीनों अंग जो है समान है, तो इसका मतलब उसके सारे अंग समान होंगे। और तीन अंग कौन कौन से होते हैं हम यहाँ से बात कर चुके हैं कि सर्वांग क्षमता के लिए यहां से हम पढ़ रहे थे सर्वांग क्षमता। त्रिभुज का कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे हम? सर्वांग क्षमता। और किसी भी त्रिभुज को अगर हम कहना चाहते हैं कि वो सर्वांगसम है तो उसके तीन अंग हमें क्या बताने पड़ेंगे? समान बताने पड़ेंगे, सर्वांगसम। सर्वांगसम कहने के लिए हमें तीन अंग समान बताने पड़ेंगे। कौन कौन सा नियम बताया हमने? एस, एस और एस। त्रिभुज की, दो त्रिभुजों की अगर तीनों भुजाएं अगर आप समान कह देते हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। दूसरा हमने क्या कहा था? आपका जो है बात करें यहाँ पे एस ए एस, ये बता दिया था क्या? हाँ, अगर दो त्रिभुज में दो भुजा और उनके बीच का कोण, अंडरलाइन करना, उनके बीच का कोण अगर समान है तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। तीसरा यहां से हम पढ़ना चाह रहे हैं आपका एंगल और आपका साइड, यानी ये आपका जो है तीसरा होगा। और चौथा कौन सा होगा? अगर हम कहें कि साहब राइट एंगल और एक साइड हाइट और एक आप सॉरी अगर ये बात करें कर्ण और एक कौन सा हो जाएगा आपके पास? साइड। ठीक है, RHS। ठीक है, RHS इनकी बात कर रहे थे। तो ये तो क्लियर हो गया था, पूरा समझा दिया था। ठीक है, और ये भी आपका जो है शायद मैंने पूरा करा दिया है। आज वाला ये हम पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो नियम है वो क्या कहलाता है? किन्हीं भी दो त्रिभुजों में आपके दो कोण और आपकी एक भुजा का मतलब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे तो हमेशा ये किसको दिखा रहा है? ये भुजा को दिखा रहा है, ये भी भुजा को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है? कोण को। ये कोण हमेशा उन दो भुजाओं के बीच में होना चाहिए जो बराबर है। ये दो भुजाओं के बीच का कोण लिया जाएगा ये वाला। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो है मैं ये कह दूं, कई जगह लिखा हुआ है कि ये भुजा और इस पे बनने वाले दोनों कोण अगर बराबर होता है तो ही अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके पास कोई से भी दो कोण और एक भुजा अगर दो त्रिभुजों में समान है तो क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। कहीं डाल लीजिए अगला। सर्वांगसम कहने के लिए हम जो अगला नियम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा? एंगल और कौन सा? साइड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका क्या कह सकते हैं? एंगल साइड एंगल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसको या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड आपका जो है साइड एंगल। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मतलब क्या है? आप कह देंगे कोण और भुजा। ये नियम हम पढ़ने वाले हैं, आप लिख सकते हैं नोट डाल करके। क्या कहने वाला हूं मैं? यानी ये कोई दो त्रिभुज है, यहां से मैं कहूं कि ये कोई दो त्रिभुज है, तो यहां से हम कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये आपका A, ये आपका B और ये C त्रिभुज है। ये आपका X, Y और Z, ये आपका जो है कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये कोण आपका जो है, ये कोण मान लीजिए कितने का है? 50 का है। और ये कोण कितने का है? 60 का है। और ये भुजा, इस भुजा की बात मैं कर रहा हूं, इस भुजा की बात। ठीक है, और ये कोण आपका कितने का है? 50 का है। और ये कोण कितने का है? 60 का है। तो इस भुजा की बात की जा रही है, इस भुजा की बात। यानी किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण और एक भुजा अगर समान है तो आपस में क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। और अगर ऐसी बात हम कह देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके सारे पार्ट आपस में क्या कहलाएंगे? समान कहलाएंगे। चाहे इनकी त्रिज्या हो, चाहे इनका बाह्यवर्त की क्षेत्रफल की बात करें, ये बाह्यवर्त की त्रिज्या की बात करें, इनके क्षेत्रफल की बात करें, इनके परिमाप की बात करें, इनके कोणों की बात करें, सारे अंग क्या कहलाएंगे? समान कहलाएंगे। लेकिन अब देखिए, समझ लीजिए पहले। ठीक है, मैंने क्या कहा? दो कोण और क्या है यहाँ पे? एक भुजा। मैंने एक तो कई बच्चे जो इस बात को रट लेते हैं कि साहब ये जो भुजा है ना, इस पे बने हुए दोनों कोण होने चाहिए। क्या इसी भुजा पे बने हुए हैं कि दोनों कोण? इसी भुजा पे तो बने हुए हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, एक ये बना है, एक ये बन रहा है। और यहां से हम बात करें, इसी भुजा पे तो बने हुए हैं दोनों कोण, तभी हम बात करें सर्वांगसम। क्या आप इनको सर्वांगसम कह सकते हैं? क्या इस त्रिभुज को सर्वांगसम कह सकते हैं? क्या आप इस त्रिभुज को सर्वांगसम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? मान लीजिए ये आपका दो त्रिभुज है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। ठीक है, यानी यहां से हम कहना चाह रहे हैं ये आपका X है, ये Y है और ये Z है। आपको ये कह दिया गया है ये कोण 50 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है। ये कोण आपका 50 डिग्री का है और ये कोण आपका कितने का डिग्री का है? ये कोण अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, यानी यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन आपको ये बोला गया है
कि ये वाली भुजा, अगर यहाँ से हम बात करें, इस वाली भुजा की बात करी जा रही है, ठीक है, इस वाली भुजा की बात की जा रही है, यानी ये भुजा आपको दे दी गई है 6 सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। बताओ, अब आप कहेंगे क्या, क्योंकि जिस भुजा पे कोण बन रहे हैं उस भुजा की बात नहीं कर रहा मैं, तो अलग से किसी भी भुजा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो जिस भुजा पे कोण बन रहे थे उसी भुजा की बात करी गई थी, और यहाँ पे त्रिभुज की कोई सी भुजा में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बताओ, ये आपस में सर्वांग होंगे या नहीं होंगे, लिख लीजिएगा। यानी आप जो है नोट डाल के पहले तो समझ लीजिए। यहाँ तो क्या था, कोण B बराबर में, कोण B बराबर में क्या था, कोण Y, और क्या था, कोण आपका जो है C बराबर में क्या था हमारे पास, कोण C आपका जो है Z, ठीक है। और यहाँ पे भुजा B और C बराबर में क्या था हमारे पास, Y और Z, यानी दो कोण और एक भुजा समान दे रखी है इस त्रिभुज में, तो इन्हें मैं सर्वांग सम कहूंगा या नहीं कहूंगा। इधर आ जाइए, यहाँ पे क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में आप कहेंगे कोण B बराबर में क्या दिख रहा है, कोण Y दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करने वाले हैं, कोण आपका जो C बराबर में क्या दिख रहा है, कोण Z दिख रहा है, और भुजा कौन सी आपकी AC, और कौन सी बेटा आपका Y और आपका Z। तो ये यहाँ पे भी दो कोण और एक भुजा समान दिख रही है, तो क्या मैं इन त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकता हूं या नहीं कह सकता, क्या मैं इन त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकता हूं या नहीं कह सकता, ये हमारी बात है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम तो आपने शायद बना लिया होगा, और इसी के साथ आप लिख लीजिए इसका जो नियम है वो लिख लीजिए। किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो कोण और संगत भुजा, अंडरलाइन करना, दो कोण और संगत भुजा, दो कोण और संगत भुजा, दो कोण और संगत भुजा बराबर है, दो कोण और कोई सी भी संगत भुजा आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो कोण और कोई सी भी संगत भुजा का मतलब आप अंडरलाइन कर लेना, यानी समान भुजा। किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो कोण और संगत भुजा आपस में बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। वे त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहाँ पे इनमें ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे बेटा, इनमें ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। क्यों, क्योंकि संगत भुजा है, यानी B और आपका C है, इनके ऊपर 50 और 60 के ऊपर इनके बीच की भुजा है। यहाँ क्या भाई 50 और 60 के बीच की भुजा है, इसलिए ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, संगत भुजा है। 50 और 60 के ऊपर है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, संगत भुजाएं हैं। यहाँ पे भी ये त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, ये भी आपके सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करें तो ये 50 और ये 60 वाली भुजा है, ये 50 और 60 वाली भुजा है, तो मुझे बताइए त्रिभुज के दो कोण अगर दिख जाते हैं तो तीसरा कोण दिख जाते हैं, तीसरा कोण दिखेगा नहीं दिखेगा, दिख जाएगा आपको, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो बताइए तीसरा कोण कितने का, 70 का, वेरी गुड। ये भी कितने का होगा, 70। अगर मैं बात करूं, मुझे तो केवल यही तो दिए थे, दो कोण और तीसरी भुजा कोई सी भी ले सकता हूं, लेकिन संगत भुजा लूंगा मैं। तीसरी भुजा कोई सी भी ले सकता हूं, लेकिन क्या लूंगा, संगत भुजा। यहाँ पे भी भुजा लिए मैंने 60 और 70 वाली भुजा, यहाँ पे भी 60 और 70 वाली लिए क्या, यानी ये लिए है, तो यानी ये आपस में संगत भुजाएं हैं, यानी आप कहेंगे ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, यानी इसको भी आप सर्वांग सम कह सकते हैं। क्या क्या कहेंगे यहाँ पे, आपका A B और C ये सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम है, किसके साथ है, X Y और Z के साथ सर्वांग सम, ठीक है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, यानी यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है कि जो जिस भुजा पे दोनों कोण बने हुए हैं वही लिए जाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करिए यहाँ से, अगर आपने इसको ताल लिया है तो क्वेश्चन करिए आप। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यानी किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण दिख जाए आपको बराबर और एक संगत भुजा बराबर दिख जाए, तो उन त्रिभुजों को क्या कहेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। अब जैसे आपने सर्वांग शब्द लगा दिया, इसका मतलब है उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, उनकी सारी भुजाएं बराबर होगी, उनके कोण बराबर होंगे, उनके परिमाप बराबर होंगे, उनकी ऊंचाइयां बराबर होगी, उनका अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होगी, सारी चीजें बराबर हो जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे, चले बेटा आगे। जैसे आपने दो त्रिभुजों के बीच में सर्वांग सम कह दिया, इसका मतलब है आप उनकी सभी चीजों को बराबर कहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सर्वांग सम कहने के लिए ये चार नियम है, ये लगाना आना चाहिए आपको हर त्रिभुज के अंदर। ये चारों नियम कौन कौन से, आपका SSS यानी तीनों भुजाएं बराबर दिख जाए, आपका एक कोण और उनके अगर बात दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण बराबर दिख जाए तो सर्वांग सम लगा सकते हैं। और अगर आप बात करें दो कोण और कोई सी भी एक संगत भुजा बराबर दिख जाए तो मैं क्या लगा सकता हूँ, सर्वांग समता का नियम लगा सकता हूँ। चलिए बेटा आगे, तो ये आपने उतार लिया, यहाँ तक कोई समस्या तो बोलिए, नहीं है, चले आगे नेक्स्ट देखिए आप। अगली बात करते हैं, फिर से हम बात इसी पे एक कंसेप्ट आपके बात करना चाहूंगा, आप लिखिए इसको।
ठीक है। यहां से हम कहना चाह रहे हैं ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये क्या है सी है। यहां से हमने बात करी ये एक और त्रिभुज है आपका, ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये क्या है जेड है। ठीक है। यहां से मुझे क्या दिया हुआ है, यहां से आपको दिया हुआ है ये कोण 60 डिग्री का है और ये कोण कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। और ये भुजा आपको जो है आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये भुजा कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। और यहाँ पे ये कोण आपका जो है 70 है और ये कितना है, ये 60 का है, ये कितने का 60 का। और ये भुजा आपको जो दी हुई है ये कितनी दी हुई है, ये आपको दे दी गई 6 सेंटीमीटर। तो बताइए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है या नहीं है। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है नहीं है, बिल्कुल। दो कोण आपके बराबर दिख रहे हैं क्या, कौन कौन सा कोण बराबर है। यहां से आप कहेंगे कोण ए इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण से कोण कौन सा जेड के बराबर वाई के बराबर है क्या, यानी एक कोण तो ये बराबर है। दूसरा बताइए कोण आपका कौन सा है, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण जेड के बराबर। एक भुजा यानी मेरा नियम लग रहा है, यानी दो भुजाएं दो कोण तो बराबर दिख गए, यहाँ पे दो कोण तो बराबर दिख गए कि दोनों त्रिभुज हैं। एक भुजा बताइए कौन सी है आपकी ए और बी, ए और बी भुजा बताइए इधर कौन सी आपकी जो है एक्स और वाई भुजा बराबर है। तो बताइए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है या नहीं है, ये आपको बताना है। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, होंगे पक्का होंगे। हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप जो लकीर के फकीर न बने। ठीक है। बात मैंने अभी क्या कहा था, अभी मैंने कहा था संगत भुजाएं देखिए, आप संगत भुजाएं देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे 70 और 60 के बीच जो जिस भुजा पर 70 और 60 बना हुआ है उसी का नंबर कितना है 6। यहाँ पे देखिए 70 और 60 की भुजा का नाम दे रखी क्या, नहीं। संगत भुजा कहा जाता है जिसको उनके ऊपर बनी हुई है। ठीक है। तो यानी भुजाओं का संगत आपको देखना होगा, यानी ये होनी चाहिए थी 6 सेंटीमीटर, तब तो आप कहते थे संगत है। यानी ये आपको जो दूसरी भुजा बता दी गई, तो यानी ये आपका जो संगत भुजा है, नहीं कह सकते आप ये संगत भुजा नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे संगत भुजा समान नहीं है, संगत भुजा भुजा समान नहीं है, भुजा समान नहीं है। मतलब क्या, इसके साथ अगर आप इसको कहना चाह रहे थे ए बी के साथ में कौन सी संगत भुजा है, ए बी के साथ यानी 70 और 60 के ऊपर बनी हुई, तो 70 60 ये वाली भुजा समान होनी चाहिए थी, कौन सी वाई और जेड। ये होती तब तो आप सर्वांग सम कह देते, ये होती तब तो आप क्या कहते थे सर्वांग सम कह देते। इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, इन त्रिभुजों को सर्वांग सम नहीं कहूंगा, यानी ए बी सी ये सर्वांग सम नहीं होगा, एक्स वाई और जेड ये त्रिभुज आपका सर्वांग सम नहीं है। ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांग सम नहीं है, तो आप नोट डाल के लिख लीजिए। दो कोण और संगत भुजा समान होती है तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। दो कोण और संगत भुजा समान होते हैं तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। दो कोण और संगत भुजा समान होती है तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है बेटा, सर्वांग सम होते हैं। संगत भुजाएं कैसे पहचाने ये भी थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है। आप उतार लीजिए पहले तो संगत भुजाओं को कैसे पहचाना जाए ये भी बात हम कर लेते हैं, एक बार आप उतार लीजिए। दो कोण और संगत भुजा समान होती है तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। दो कोण और संगत भुजाएं समान है तभी त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। कौन से नियम के अनुसार, एंगल साइड। ठीक है। एंगल साइड नियम तभी लगा सकते हैं दो कोण समान हो और एक कोई सी भी भुजा, लेकिन भुजा कौन सी होनी चाहिए, संगत, दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा होनी चाहिए तभी वो क्या कहलाएंगे बेटा, आपके जो है सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। चले यहां तक आगे चले, यहां तक दिक्कत है किसी को, यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो बात करिए आप, नहीं बेटा इधर आ जाइए। मैं वापस से कहना चाहूंगा संगत भुजाएं कैसे पहचाने आप। ठीक है। संगत भुजाएं कैसे पहचाने, इधर मुझे बताइए आप, वापस आ जाइए। अगर मैं इस तरीके से वापस से मैं त्रिभुज की बात करना चाह रहा हूं तो आपको संगत भुजाएं कैसे पहचाननी, देखिए ये मेरा त्रिभुज है, ए है आपका बी है और ये क्या है सी है, ए बी सी एक त्रिभुज है। और यहां से अगर हम बात कर ले तो ये क्या है एक्स वाई और जेड। अभी आप नहीं पहचान सकते कौन सी भुजा किसके संगत है, कौन सी भुजा किसके संगत है, अभी यहां नहीं पहचान सकते। लेकिन यहां से मैं कुछ दे देता हूं आपको कि ये कोण आपका 50 डिग्री है। ठीक है। और ये कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दे देता हूं कि ये कोण आपका 60 डिग्री है और ये कोण कितने डिग्री का है, 50 डिग्री। अब ध्यान देना समान कोण के सामने समान भुजा होती है। ठीक है। एक तो नियम लगा सकते हैं संगत भुजाओं को पहचानने के लिए। ठीक है। अगर यहां से हम बात करना चाहें तो देखिए यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से आप ये कहना चाह रहे हैं अच्छा एक भुजा ये आपको दे दी गई है,
अगर मैं बात करना चाहूँ ये वाली भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दे दी गई है। ये भुजा कितनी दे दी गई है? 6 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दी गई है। और अगर यहाँ से देखें तो ये वाली भुजा भी क्या दे दी गई? ये भी 6 सेंटीमीटर आपको दे दी गई है। ये भी कितनी दे दी? 6 सेंटीमीटर आपको दी गई। तो बताओ ये दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। पहले पहचानेंगे कैसे होंगे। आप मुझे बताइए, पहले तो अगर दो कोण दे देते हैं तो आप तीसरा कोण बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप त्रिभुज में अगर कभी भी आपको दो कोण मिल जाते हैं, तीसरा कोण बताइए क्या होगा? 70 हो गया क्या? ये 70। ये कोण कितना का हो? 70। ये आपको जो है तीनों कोणों का पता चल चुका है। अब संगत भुजाएं कैसे पहचाने जाए, ठीक है। आपने कहा कि सर हमारे को ये तो दे रखा था, ये कोण और ये कोण समान दे रखा था, यानी कोण ए जो है वो कोण जो है ए है वो किसके बराबर दे रखा था? आपका जो है किसके बराबर? आपका जो है ए वाई के बराबर, ठीक है। ये वाई के बराबर। ये कितना है? बी कितना है? 50। ये किसके बराबर है? जेड के बराबर। ये आपका जेड के बराबर। तीसरा कोण अपने आप अलग बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें एक भुजा दे रखी थी, कौन सी भुजा? आपकी ए और सी भुजा इन दोनों त्रिभुजों में दे रखी थी, किसके बराबर? वाई और एक्स के बराबर। तो ये बराबर तो दे रखिए, क्या ये संगत है या नहीं ये पहचानना पड़ेगा। क्या ये संगत है या नहीं वो पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचाने? ये कौन सा कोण है? 50। 50 के सामने कौन सी भुजा है? 6। यहाँ पे देखिए 50 के सामने कौन सी भुजा है? समान कोण के सामने वाली भुजा संगत भुजा कहलाती है। समान कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? संगत भुजा कहलाती है। पहला नियम तो ये है। चलो दूसरी बात, ऐसे नहीं देखना चाहते ऐसे देखो आप। 6 सेंटीमीटर के ऊपर दोनों सिरों पे कौन से कोण बना हुआ है? 60। और इधर भी आप देखिए 6 सेंटीमीटर के ऊपर कौन सा कोण बना हुआ है? ये भुजाएं क्या कहलाएगी? संगत कहलाएगी। ये भुजाएं क्या कहलाएगी? संगत। तो यानी समान कोण के सामने संगत भुजा होगी। समान अगर हम बात करें भुजा के ऊपर, यानी एक भुजा के ऊपर समान कोण बने हुए हैं तो वो भी क्या कहलाएगी? संगत भुजा कहलाएगी। ये बात आप ध्यान रखिए। तो मुझे फटाफट बता दीजिए, अगर मैं यहाँ पे ए और बी लिखता हूँ तो बताइए इसके संगत कौन सी भुजा है? ए और बी के संगत एक तो कौन सा रखा है? 60 और 50। 60 और 50 किस भुजा पे? वाई जेड। तो आप कहेंगे इसके संगत भुजा मिलेगी आपकी वाई और जेड मिलने वाली। और बताइए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपका लिख दिया जाए कि साहब बी और सी लिख दिया जाए, तो बताओ इसके संगत बी और सी 50 और 70 लिखा हुआ क्या? तो कौन सी भुजा पे? तो यानी इस तरीके से आपको देखना होता है संगत भुजाएं। यानी ये कहलाएगी आपके पास कौन सी हो जाएगी? एक्स और जेड। ये आपस में क्या है? संगत भुजाएं बराबर हैं। संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। अगर आपने यहां से सिद्ध कर दिया कि साहब दो कोण और एक संगत भुजा बराबर है तो फिर सारी भुजाएं बराबर होगी, सारे कोण बराबर होंगे, आपके जो उनकी ऊंचाई वगैरह सब कुछ बराबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये संगत भुजाएं आपस में क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। बताइए इनको लिखने का तरीका क्या होगा? मैं इसको ए बी और सी लिखता हूं तो बताइए इसके आगे क्या लिखूं? संगत भुजाएं आपको लिखना पहचान आ चुकी, तो इसको क्या नाम दे? एक्स वाई जेड या वाई जेड या जेड वाई वाई? वाई। वेरी गुड। आपको यहां से पहचान आ चुका है, आप यहां से पहचान चुके हैं। ए बी के संगत पहले यहां पे इसकी संगत भुजाएं लिखी जाएगी, ठीक है। ए बी के संगत कौन सी भुजा है? वाई जेड है ना, वाई जेड है, ठीक है। ए बी के संगत आपका जो है वाई जेड है। ए पे 60 डिग्री है तो इसका मतलब है पहला भी आपको 60, यानी बिल्कुल आप पहले वाई लिखेंगे, ये नहीं कि जब जेड वाई लिख दें आप, ठीक है। आप इसको एक के ऊपर कौन सा 60 डिग्री का कोण है, तो यानी आप यहाँ पे आपका वाई पे क्या होगा? 60 डिग्री वाला पहले लिखेंगे 60। आप इसको उल्टा मत लिख देना कि साहब मैं सर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यानी ये इसको वाई जेड लिखा हमने। बी के ऊपर कौन सा कोण था? बी के ऊपर कौन सा कोण था? इधर 50 था क्या? बी के ऊपर 50 कोण था, यानी जिस कोण, अच्छा यहां से अगर बात करें सी के ऊपर कौन सा कोण है? 70 डिग्री 70। तो ऐसे ही क्रम यहां लिखेंगे जब भी आप भुजा लिखना चाहेंगे। वाई के ऊपर कितना कोण है तो जेड पे कितना आएगा? ये क्रम चलेगा कोण का, 60 फिर 50, 50 किस पे है? और बताइए आगे जो है कौन सा बच गया? 70, 70 किस पे है? एक्स पे। तो यानी ये क्रम चलेगा, जब भी आप चाहेंगे अपना आप इस आपकी जो है सर्वांग भुजाएं दिख जाएगी आप। मतलब क्या? ये भुजा ए बी भुजा इसके बराबर होगी, और आपकी ये भुजा बी सी भुजा किसके बराबर? इसके बराबर होगी, और ये भुजा इसके बराबर होगी। लिखना आया? यानी कुछ बातें समझ में आई क्या? तो यानी जब भी आप लिखो तो यानी कोणों को देखते हुए आप लिख सकते हैं। अगर कोण दिए हुए हैं तो कोण के अनुसार आप जो है लिखते चलेंगे भाई, ठीक है। जिस कोण की बात करी जाए तो यानी इस तरीके से हमारे पास उस कोण को लिख दीजिए। चलें आगे। तो ये चीज आपको जो है क्लियर करनी चाहिए। ये कौन सा नियम है हमारा? ये नियम है कौन सा? एंगल और साइड। कोई सी भी भुजा होगी लेकिन संगत भुजा होनी चाहिए। कोई सी भुजा होगी त्रिभुज में लेकिन क्या होनी चाहिए? संगत भुजा होनी चाहिए। चलिए
अगर मैं यहां से बात करूं, मिटा दे इसको, मिटा दिया जाता है। अगर मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा इसी क्वेश्चन पे, आप मुझे खुद बनाएंगे। साहब आपके पास ये क्या दे रखा है, त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आपको दिया हुआ है आपका कोण, कोण ए बराबर में आपको जो दे रखा है 60 डिग्री, और आपको यहां से दिया हुआ है त्रिभुज एक्स वाई जेड, इसमें कोण जेड बराबर में आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। और यहां से अगर हम बात करें कि साहब बी बराबर में 70 डिग्री दिया हुआ है, और आपको बताना है इस यहाँ पे भी आपका जो x बराबर में 70 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ आपको दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया रखा है भुजा ए बी बराबर में आपको दिया हुआ है, ए बी बराबर में आपको दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है। तो बताइए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग है या नहीं है, चेक करके बताइए आप। दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग है ही नहीं। दो त्रिभुज है जिनमें आपका कोणों की बात दे रही है, आप बना के बताइए। भुजा यहाँ पे एक जो है, एक भुजा समान दे दी इन्होंने, आप कोणों के आधार पर देखेंगे क्या संगत भुजाएं बराबर दे रखी है इसमें, आप बताएंगे क्या अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या ये बात सही है क्या कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। चेक करेंगे, आप एक बार खुद बनाने की कोशिश करिए। संगत भुजाएं कैसे बनाई जाती है अभी मैंने बता दी, बस संगत भुजा समान होनी चाहिए, सर्वांग सम है। चेक करिए, कोशिश करिए, ये चीजें आपको खुद को करनी पड़ेगी, मैं चाहे एक बार कराऊं चाहे 2 बार, लेकिन आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीजों की कि कैसे मैं सर्वांग सम त्रिभुज बनाऊं या कैसे नहीं बने। हाँ जी, करी कोशिश किसी ने, और किसी बच्चे ने, वेरी गुड, नहीं है, ओके। देखिए कोशिश कैसे करनी थी, पहला त्रिभुज तो आपने मर्जी से कोई सा बना लीजिए, ऐसे मैंने नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरी मर्जी के अनुसार कहीं भी नाम लिख सकता हूँ मैं, ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख देता, कहीं पर भी लिख सकता था, ए यहाँ लिख सकता था, मैं अपनी मर्जी के अनुसार पहला त्रिभुज तो कैसे भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे बनाया मैंने, तो मैंने देखिए ये दिया, लेकिन ए कोण कितना दिया रखा है यहाँ पे 60 डिग्री, और आपका बी कोण कितना दिया 70 डिग्री, यानी ये तो मेरा दिख गया। तो फिर तीसरा अपने आप ही दिख जाएगा क्या, ये कितना बचेगा, ये 50 का बचेगा। ठीक है साहब, ये तो मैंने बना दिया। दूसरा त्रिभुज भी आप अपने हिसाब से बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका ये त्रिभुज आपने बना दिया, ठीक है, ये त्रिभुज आपने बना दिया, नाम लिख दीजिए अपने हिसाब से, कोई फर्क नहीं, आपका एक्स वाई और जेड लिख दिया। कोणों को देखिए कौन सा कोण क्या क्या दे रखा है, कोण आपका जेड कितना दे रखा है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, कोण आपका जो है एक्स कितना दे का 70 डिग्री का दिया हुआ है। तो फिर तीसरा बच गया जो कितने का आएगा, ये आप खुद कह देंगे साहब ये कोण कितने का हो गया, ये 50 डिग्री का हो गया। ठीक है, तीनों कोण बराबर है क्या, दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर है, तो ये अपने आप ही सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, नहीं, कभी भी मैंने आपको ये नहीं कहा कि दो त्रिभुजों में अगर तीनों कोण बराबर हो तो वो सर्वांग सम होते हैं, नहीं, ये नियम मैं नहीं लगा रहा, ये अपने जो 4 नियमों में ये नियम नहीं है। दो त्रिभुजों में अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो आप उसको सर्वांग सम नहीं कह सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी छोटा बड़ा भी हो सकता है त्रिभुज, ठीक है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए यहां से अगला पॉइंट हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, अब आप देखिए, और कौन सी भुजा बराबर दे दी इसने, ए बी भुजा, यानी ये वाली भुजा इसने बराबर किसकी दे दी, एक्स और वाई, एक्स और वाई के बराबर दे दी। तो क्या ये दोनों भुजाएं आपस में संगत है क्या, आप संगत क्यों नहीं है, देखिए आपको अगर बात करें तो इसके ए बी के संगत तो कौन सी होती, ए बी के अगर मैं संगत की बात करता, ए बी के संगत की बात करता तो कौन सी भुजा होती, 60 और किसके बाद 70, 60 और 70 के ऊपर अगर बात करें तो कौन सी हो जाती, एक्स और जेड, ये संगत थी, ए बी के संगत तो ये थी, अगर इसको आप बराबर कहते तब तो आपका त्रिभुज सर्वांग सम होता, अदरवाइज नहीं। तो आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम नहीं कहने वाले, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम नहीं है, यानी संगत भुजाएं आपस में क्या है, समान नहीं है, संगत भुजाएं नहीं है आपस में, ये दोनों आपस में संगत भुजाएं नहीं है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या नहीं होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको जवाब देना होगा भाई। चले अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट उतारिए सभी ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए चौथा नियम। नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा होगा, चौथा नियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज वाला नियम हम बात करेंगे, मिटा देंगे। अगला देखिए चौथा नियम, चौथा क्या नियम हमारा, आर एच एस, आर एच एस, आप लिखेंगे इसके अंदर समकोण, समकोण भुजा नहीं, समकोण कर्ण और भुजा, ये नियम है, यानी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और दोनों त्रिभुजों की कर्ण समान होनी चाहिए और एक कोई सी भी भुजा आपकी समान होनी चाहिए,
तब जाकर के उन त्रिभुजों को आप क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कह सकते हैं। और जैसे ही आपने सिद्ध कर दिया तो उन दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, सारे के सारे तो कोण समान होंगे और आपकी भुजाएं समान होगी, उनके अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिमाप सब कुछ समान मिलने वाला है। ठीक है, सर्वांग समता में यही तो बात हम पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए भाई आगे बात करते हैं। यहाँ बताइए, आपको मैं पहले बताना चाहूंगा इसके अंदर ये क्या है बेटा, एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है बेटा। ठीक है, इधर से लिख लीजिए फिर से, ये आपका क्या है, एक और त्रिभुज है। मैं नाम दे दूं इनका अलग अलग, इनका मैं नाम दे देता हूं ए बी और क्या है सी, इसका एक्स वाई और जेड, ये दो त्रिभुज हैं। और यहाँ इनके बीच क्या बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण। और यहाँ कितना बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। नियम में क्या कहा गया, इनका कर्ण, ये वाला कर्ण है, ये भी क्या है बेटा, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये आपका कर्ण है और ये क्या है, कर्ण। कर्ण मेरा नियम क्या कहता है, राइट एंगल होना चाहिए, बिल्कुल राइट एंगल है। दूसरी बात, दोनों जगह आपका राइट एंगल है। कर्ण दे रखा है, कर्ण दोनों बराबर दे रखे हैं क्या, हाँ। मान लीजिए ये कर्ण है और ये कर्ण आपस में क्या है, बराबर दे रखे, बराबर दे रखे। ये भुजा आपकी, ये भुजा आपस में क्या है, कर्ण आपस में बराबर दे रखे। दूसरा क्या होना चाहिए, आपकी भुजा, इस भुजा के मतलब है आपका जो है लंब हो सकता है या आधार, दोनों भुजाओं में से कोई सी भी, या तो लंब हो सकता है या आधार, दोनों में से कोई सी भी एक भुजा, दोनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा, दोनों में से कोई सी एक भुजा, एक भुजा क्या मिलेगी, आपकी समान भुजा। अगर समान दिख जाए इसका मतलब है वो त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। मतलब क्या है, अगर मैं चाहूं तो इस भुजा को समान कर दूं, ठीक है, मैं चाहूं तो इस भुजा को समान कर दूं। यानी यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दो त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री दिख जाए और कर्ण समान दिख जाए और एक कोई सी भुजा समान दिख जाए तो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाने वाले हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए, ऐसा क्यों है, देखिए इधर बेटा, बात नहीं करें, इधर देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कोण बी के बराबर क्या दिख रहा है, वेरी गुड, कोण वाई दिख रहा है कि 90 डिग्री, वाई दिख रहा है, इनका मान कितना है, 90 डिग्री। और आपका ए और सी किसके बराबर दिख रहा है, एक्स और जेड के बराबर, ये दो चीजें दिख रही है क्या। तीसरा इसने क्या दे दिया, तीसरा इसने दे दिया ये वाली भुजा, कौन सी भुजा, बी और सी, ये भी बराबर दे दी किसके, वाई और जेड के। यानी कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे अगर आपको दो चीजें दिख रही है, क्या दिख रही है, दो भुजाएं, यानी एक भुजा और एक एंगल समान है क्या, दो भुजाएं और एक एंगल समान है, ये नियम लग रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, ये नियम मत लगाना है। ठीक है, ये नियम कब लगता है, ये साइड, ध्यान रखना, साइड और एंगल नियम तभी लगता है जब उनके बीच का कोण हो। ठीक है, क्या ये कोण इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण थोड़ी ना है, इसलिए ये नियम तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन दिख तो रहा है दो भुजाएं समान दे रहा हूं और क्या एक कोण समान दे रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन ये नियम मत लगा जाना, यहाँ पे ये नियम नहीं लगेगा। तो फिर लगेगा कौन सा नियम, यहाँ पे जो नियम लग रहा है एक नियम और लगा सकते हैं, हमारे पास नियम यही तो थे, कौन सा नियम था, एस एस एस। दूसरा नियम क्या था, एंगल, आपका जो साइड एंगल। तीसरा नियम क्या था, आपका जो है एंगल और साइड। तो यहाँ पे, और चौथा नियम क्या था, आर एच एस, यहाँ पे ये नियम लग रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो अगर देखें तो ये जरूर नियम लग रहा है, इसके साथ आरएचएस के साथ में ये नियम जरूर लग रहा है, आरएचएस के साथ में ये जरूर नियम लग रहा है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा इसलिए लग रहा है, इधर देखेंगे बेटा, ध्यान देखिए, उतार तो लिया सभी ने, उतार लिया सभी। आप अगर आप इसकी, ये भुजा कितनी है, ये 5 है और ये भी कितनी है, 5, 90 डिग्री दोनों में दिख रहा है, 90 डिग्री दोनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। और ये भुजा अगर मैं यहां से कह दूं, ये भुजा आपकी मान लीजिए 3 है और ये भी 3 है, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में आपकी कर्ण और एक कोई सी भुजा दिख जाती है, तीसरी भुजा निकाल सकता हूं क्या, तीसरी भुजा में निकाल सकता हूं। और तीसरी भुजा आपके जो सेम निकलने वाली है, तीसरी भुजा आप कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर और किसका, आपका है 3 का स्क्वायर, 5 कर्ण है और यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, कितनी आ जाएगी, 25, 4 आ जाएगी, ये 4। और यहाँ से भी आपके जब दो भुजाएं आपको दिख रही है, समान दिख रही है, दो भुजाएं समान दिख रही है, चाहे ये दोनों दिखे, चाहे ये दोनों दिखे, चाहे ये दोनों दिखे, कर्ण के साथ में कोई सी भी एक भुजा दिख जाए तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। समकोण त्रिभुज में कर्ण के साथ में एक कोई सी भी भुजा दिख जाती है तो तीसरी भुजा अपने आप ही बराबर हो जाएगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के साथ में समान दिख जाए तो तीसरी भुजा अपने आप ही बराबर हो जाती है। इसीलिए मैं ये नियम लगा सकता हूँ, ये नियम लगा सकता हूँ,
किसमें, समकोण त्रिभुज के अंदर ये नियम लगा सकता हूँ। ठीक है, एसएसएस का नियम तो हर त्रिभुज में लगा सकते हैं आप, एसएसएस का नियम हर त्रिभुज में लगा सकते हैं, चाहे समकोण त्रिभुज हो चाहे नहीं हो। लेकिन हम यहाँ जब समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका एक कोण 90 डिग्री का और दो भुजाएं समान दिख जाए तो हम कौन सा नियम लगा सकते हैं, आपका ये नियम लगा सकते हैं, कौन सा, आरएचएस। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके अंदर, समकोण त्रिभुज में कर्ण और उसके अलावा कोई सी भी एक भुजा, समकोण त्रिभुज में कर्ण और उसके अलावा कोई सी भी एक भुजा, कोई सी भी एक भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोई सी भी एक भुजा समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण के साथ साथ में या कर्ण और उसके साथ साथ में कोई सी भी एक भुजा, चाहे लंब हो चाहे आधार, आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। लिख लिया क्या, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे बेटा। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इधर देखिए, अगर यहां से बात करना चाहें, आपको जो ये तो लिख लिया होगा आपने, इसमें क्या दे रखा है आपके पास, एक तो कोण, ये तो क्या था 90 डिग्री, और ये दोनों भुजाएं आप, ये तो क्या था कर्ण, ये तो क्या था मेरा कर्ण, ये क्या था समकोण, और ये क्या हमारे पास कोई सी भुजा, एक भुजा, तो क्या क्या लग गया, राइट एंगल आपका हाइपोटेनस, और क्या है आपकी जो साइड हो सकती है यानी ये साइड, यानी ये नियम लग रहा था। इसके अनुसार मैं इन त्रिभुज को क्या बोल सकता हूँ, सर्वांग सम बोल सकता हूँ। किस किस को, ए बी और सी, ये सर्वांग सम होगा किसके साथ, एक्स वाई और जेड के। ठीक है, यानी इसके अनुसार मैं सर्वांग सम इसको बोल सकता हूँ। ठीक है बेटा, अब देखिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या समकोण त्रिभुज में आपका जो दो त्रिभुजों का कर्ण समान हो तो आपस में सर्वांग सम होंगे क्या, अगला पॉइंट देखिए आप। चलो इसमें एक लाइन यहां पे भी लिख लीजिए आप, मैं बोल तो चुका हूं लेकिन ये लिख लीजिए, क्या लिखना चाहेंगे। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो आप उतार लेना इसको। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और ये मान लीजिए सी एक्स वाई जेड लिख देता है, एक्स वाई दो त्रिभुज मुझे दिए हुए, यानी ये कोण कितने का है आपका, ये आपका जो मैं बात करूं 90 डिग्री का कोण है, और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण। ये भुजा अगर हम बात करें तो ये भुजा कौन सी हो गई है, कर्ण हो गई क्या, मैं इसको बी बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, सी बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ ए। इसको बताइए, ये भुजा आपकी कौन सी हो जाएगी, एक्स, और ये भुजा आपकी जेड हो जाएगी, ये भुजा वाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे कहा गया है कि आपकी जो बी जो है किसके बराबर है, वाई के बराबर है, बी जो है वाई के बराबर है, और आपकी जो है ए जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, और कोण आपका कौन सा, कोण आपका जो बी है वो किसके बराबर है, वाई कोण के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनमें से आप जो है कौन सा नियम लगा सकते हैं, बताइए। इसके सामने ये जो ये वाली भुजा है इसको ज्ञात कर सकते हैं क्या आप, ये वाली भुजा इसको ज्ञात करेंगे आप, कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम बात करना चाहेंगे ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आपका जो है वाई का स्क्वायर माइनस जेड का, आपका जो जेड है ना एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो ये दोनों भुजाएं भी अपने आप ही क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी एक नोट डाल के लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण व उसके साथ साथ दूसरी कोई एक भुजा समान होती है तो तीसरी भुजा स्वतः ही समान हो जाती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण व समकोण त्रिभुज में कर्ण व कोई भी एक भुजा समान होती है, कोई भी एक भुजा समान होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण व कोई सी भी एक भुजा समान होती है तो तीसरी भुजा स्वतः ही समान हो जाती है, तीसरी भुजा स्वतः ही समान हो जाती है। इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज एसएसएस यानी तीनों भुजाएं समान नियम के अनुसार भी सर्वांग सम कह सकते हैं। दोनों त्रिभुजों को एसएसएस नियम के अनुसार भी हम क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण व कोई सी भी एक भुजा, कोई सी भी अन्य भुजा, ये तो क्या हो जाएगा कर्ण, और ये क्या है हमारे पास लंब।
ये मान लीजिए आधार था, आधार और आधार। कर्ण व आधार के साथ साथ में अगर हम बात करना चाहें तो अगर वो आपस में समान दे रखे हैं तो तीसरी भुजा स्वतः ही समान हो जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, स्वतः ही समान हो जाएगी। किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कभी भी आपकी कर्ण व किसी भी एक भुजा को समान दे दिया जाए तो एसएस नियम भी लगा सकता हूं मैं, एसएस नियम के अनुसार भी मैं बात कर सकता हूं कि यहाँ पे एसएस नियम भी लगेगा, तीनों भुजाएं अपने आप ही समान हो जाएगी। उतार लिया इस बात को। चलिए चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। एक त्रिभुज क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये दे रखा है 90 डिग्री, ये है ए बी और सी, और ये 5 दे रखा है। ये कितना दिया हुआ है, 5 आपको दिया हुआ है, और ये आपको दे रखा है 3, ये 3 दे रखा है, और इसको 3 नहीं बोल रहा मैं, हाँ इसको 4 बोल रहा हूँ मैं। और यहां से अगर हम बात करें, ये 1 दे रखा है, ये एक्स वाई और जेड, ये अंडरूट में आपका 24 दे रखा है, मान लीजिए 24 दिया हुआ है। तो बताइए ये दोनों त्रिभुज आपके इसमें सर्वांग सम है या नहीं है, ये 90 डिग्री है। पहले तो बताओ कर्ण निकालो इनका, कर्ण निकालो, दोनों का कर्ण निकाल सकते हैं क्या, कोशिश करो एक बार कर्ण निकालो इसका, दोनों त्रिभुजों का कर्ण निकालो। लंब और आधार दे रखा है आपको, लंब और आधार दे रखा है यहाँ पे, कर्ण कैसे निकालेंगे आप, ये आपका लंब है, ये आधार है, कर्ण कैसे निकालेंगे, अंडरूट करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 25, आपका 25 हो जाएगा अंडरूट में 25, और 25 है कितना 5, यहाँ कर्ण कितना आ रहा है 5, समकोण त्रिभुज है और 5 कर्ण आ रहा है। यहां से बताइए, यहां से अगर बात करें तो किसका स्क्वायर, यानी आप यहां से बात करने वाले हैं किसका, हाँ कर्ण की बात करना चाह रहा हूं, खुद का 1 का स्क्वायर और क्या है लंब, यानी अंडरूट का 24 और इसका क्या स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देना है अंडरूट, यहाँ पे क्या कर देना हमारे को अंडरूट कर देना, ठीक है। 1 का स्क्वायर करा तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, 1 प्लस में कितना हो गया 24, और 24 की बात करें तो अंडरूट कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा क्या, यानी इसका कर्ण भी 5 और इसका कर्ण भी 5, कर्ण बराबर है क्या, तो बताओ 90 डिग्री का कोण भी है क्या, तो बताओ ये आपस में सर्वांग सम है या नहीं, क्यों नहीं है। एक अन्य भुजा भी समान होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर दो त्रिभुजों में कर्ण समान हो जाए तो उसको आप सर्वांग सम मत कह देना, ठीक है। बच्चे इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं, नोट डाल के लिख लो, दो त्रिभुजों में नोट डाल के लिख लो, दो त्रिभुजों में यदि कर्ण समान है तो सर्वांग सम नहीं कह सकते, उनके साथ एक अन्य भुजा भी समान होनी चाहिए। लिख लो, दो त्रिभुजों में यदि केवल और केवल कर्ण समान है तो दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम नहीं कहा जा सकता। दो त्रिभुजों में केवल और केवल कर्ण समान है तो दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम नहीं कहा जा सकता। दो त्रिभुजों में केवल और केवल कर्ण समान है, दो त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करूं, कर्ण केवल समकोण त्रिभुजों के लिए बोला जाता है। दो त्रिभुजों में केवल और केवल आपके कर्ण समान है तो उन्हें कर्ण के आधार पर सर्वांग सम नहीं कहा जा सकता, केवल कर्ण के आधार पर ही सर्वांग सम नहीं कहा जा सकता, उनके साथ कर्ण के साथ अन्य भुजा भी समान होनी चाहिए, कर्ण के साथ अन्य भुजा भी या तो लंब या आधार, इन दोनों में से कोई सी भी एक भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी आप क्या कह सकते हैं, उनको आपस में सर्वांग सम कह सकते हैं। बेटा उतार लिया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। सर्वांग सम कहने के लिए इस नियम के अनुसार हमें क्या चाहिए, हमें एक तो कर्ण और उसके साथ में कोई सी भी एक भुजा क्या दिख जाए समान, तभी मैं सर्वांग सम कह सकता हूं, अन्यथा नहीं कह सकता, तभी मैं सर्वांग सम कह सकता हूं, अन्यथा नहीं कह सकता। भाई चलिए यहां से आगे, तो ये क्या था हमारे पास सर्वांग समता के नियम थे जिसको चारों को हमने पढ़ा है, और अब जो है अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसी कंसेप्ट पे, आपका समभाव और एक समद्विभाव त्रिभुज में सर्वांग समता का नियम, हेडिंग डाल लो। अगला पॉइंट एक तो लिख लीजिएगा, समद्विबाहु व समबाहु त्रिभुज में सर्वांग समता का नियम, ठीक है। समता का क्या है नियम, यहां से आप कह सकते हैं समता का नियम, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये हम पढ़ने वाले हैं। क्या मतलब है, यहां से हम बात करें तो ये आपका एक त्रिभुज तो ये है, और एक क्या है, एक त्रिभुज ये है सर्वांग। अगर यहां से बात करें ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, यानी इसकी तो दो भुजाएं समान है, और इसकी कितनी है, तीनों भुजाएं समान है,
इसकी बात करें तो तीनों भुजाएं यहाँ पे इसमें क्या है भाई, समान है। तो ये तो संभव होगा और ये क्या है, संभव। इनके नियम हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसमें यहाँ से इसका जो है माध्यिका खींच दूं, इसकी माध्यिका खींच दूं, तो बनने वाले दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे कल, ठीक है। इनके अंदर बात करने वाले हैं कल, हम इसकी डीपली बात करेंगे। फिर जो है आपका समरूपता हम जो है पढ़ेंगे, और फिर टॉपिक के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, तो आपको थ्योरी आनी चाहिए। जैसे ही हम दो त्रिभुजों की कौन कौन सी तीन चीजें अगर समान बता दें तो हम सर्वांग सम कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये सारी बातें आपको दिमाग में आनी चाहिए। 4 नियम बताए, मैंने टाइम लिया उसको समझाने में। कल यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा इनकी, आप खुद भी सोच कर आना कि साहब इसके बारे में कैसे कैसे हमें बात करने वाले हैं। दोनों बातों को हम कर सकते हैं भाई, ठीक है। ओके, धन्यवाद।